गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित आज का जो हमारा प्रकरण है वो है बहुलक पॉलीमर्स। अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मान लीजिए आप अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए यहाँ पर बहुलक, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, बहुलक अर्थात बहुत सारी इकाइयाँ। लक का मतलब होता है इकाइयाँ और बहु का मतलब होता है बहुत सारी। तो इसी नाम से क्लियर हो गया कि बहुत सारी इकाइयाँ जब आपस में मिलेगी तो एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करेगी, जिसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक, तो बहुलक को यहाँ पर कई भागों में डिवाइडेशन किया है। किस प्रकार से इनका डिवाइडेशन है आप एक बार इसे समझ लें। देखिए, बहुलक को मुख्य रूप से यहाँ दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक और एक होता है कृत्रिम या फिर संश्लेषित बहुलक। कोई ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक बहुलक वे होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक मानव निर्मित बहुलक कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तो यहाँ पर बस केवल परिभाषा याद रखना है आपको, और कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे हम बात करें कि प्राकृतिक बहुलक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखिए, प्राकृतिक रबड़, सेलुलोज, रेजिन आदि। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वो ये रहे कि प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, कैसे इसे बनाया जाता है, तो ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि बहुलक की परिभाषा क्या है, बहुलक को कितने भागों में बांटा है, कृत्रिम बहुलक किसे कहते हैं और प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक में यहाँ हमारे पास में इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है प्राकृतिक रबड़। देखिए, प्राकृतिक रबड़, देखिए, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब आप कहेंगे सर आइसोप्रीन क्या होता है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन फर्स्ट एंड लास्ट के साथ में डबल बॉन्ड लगा देना है और सेकेंड लास्ट पर आपको CH3 जोड़ देना है, और बाकी बचे हुए जो कार्बन हैं इनकी आपको हाइड्रोजन लगा करके बैलेंसिंग कंप्लीट कर देनी है। तो देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 लगेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा। ये जो सूत्र है यहाँ पर ये है आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है जी, आपका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का सूत्र क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 4 कार्बन बनाओगे, फर्स्ट एंड लास्ट के साथ में डबल बॉन्ड लगा करके सेकेंड लास्ट पर आपको CH3 लगा देना है और यहाँ पर आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। तो ये होता है आइसोप्रीन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुलक हैं, तो ये आइसोप्रीन हैं। तो इसकी बहुत सारी इकाइयाँ ले लेते हैं हम। यहाँ पर N का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मर्स, मतलब कि बहुत सारी इकाइयाँ जब आपस में मिल जाएगी तो वो बहुलक बन जाएगा। और बहुलक के लिए ये होता है कि जब बहुत सारी इकाइयाँ इसमें जुड़ेगी तो जुड़ने के लिए आपको यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा करके इसे यहाँ बीच में शिफ्ट कर देना है और दोनों तरफ से इसकी संयोजकता खोल देनी है। देखिए किस प्रकार से करेंगे आप। यहाँ पर तो लिखेंगे बहुलीकरण, ये बहुलीकरण हो गया। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट में से ये डबल बॉन्ड को हटा करके बीच में शिफ्ट कर देना है और दोनों तरफ से इसकी संयोजकता खोल देनी है। तो देखिए, यहाँ ये CH2, ये यहाँ पर मैंने संयोजकता खोल दी, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया, ये CH मैंने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया इस तरीके से।
तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये C यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2। ये मैंने संयोजकता खोल दी और आपको पता है कि ये जो इकाइयाँ हैं ये N, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी इकाइयाँ जब आपस में मिले तो यहाँ पर ये बहुलक हो गया। इस बहुलक का नाम होता है प्राकृतिक रबड़। ये प्राकृतिक रबड़ हो गया। आप इसको कह सकते हैं पॉली आइसोप्रीन। ये पॉली आइसोप्रीन हो गया और यहाँ पर ये जो सूत्र होता है ये होता है आइसोप्रीन। पॉली शब्द का मतलब ही यहाँ क्लियर हो रहा है, बहु हो गया अर्थात बहुलक अगर है यहाँ पर तो ये पॉली आइसोप्रीन है। और यदि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है तो आपका आंसर जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का सूत्र किस तरीके से आपको याद करना है ये मैंने आपको बता दिया। जब ये बहुत सारी इकाइयाँ यहाँ पर ये एन डिनोट कर रहा है कि बहुत सारी इकाइयाँ यहाँ पर मिली हुई है और मिल करके यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्राकृतिक रबड़ है इस प्राकृतिक रबड़ से संबंधित यहाँ पर एक वर्ड होता है हमारे पास में वल्कीनीकरण, कि वल्कीनीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो प्राकृतिक रबड़ यहाँ प्राप्त हुआ है ये प्राकृतिक रबड़ यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इसकी जो तनन सामर्थ्य है और इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है ये काफ़ी कम होती है। तो इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें सल्फर मिला करके गर्म कर देते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं वल्कीनीकरण। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि वल्कीनीकरण किसे कहते हैं तो यहाँ आपका बहुत ही सिंपल सा आंसर जाएगा कि प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य का मतलब आप जानते होंगे, इलास्टिक देखा होगा आपने कि जैसे ही हम उस पर थोड़ा सा दोनों साइड से प्रेस करते हैं तो वो अपने आकार को बदल लेता है, अर्थात कि वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो होती है तनन सामर्थ्य। तो प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है। इस क्रिया को हम वल्कीनीकरण कहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट है। वैसे प्राकृतिक रबड़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई संश्लेषित रूप से बनाया जा रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्राकृतिक रबड़। तो ये रबड़ का एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर चीरा लगा दिया जाता है और चीरा लगाने के पश्चात वहाँ से दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। जैसे ही ये लेटेक्स हवा के संपर्क में आता है तो हल्का सा पीले रंग में या हल्का ब्लैक रंग में चेंज हो जाता है, यही प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक की जब हम बात करते हैं तो संश्लेषित बहुलक को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है यहाँ पर रेसे, दूसरा होता है यहाँ पर प्लास्टिक और तीसरा होता है यहाँ कृत्रिम रबड़। ठीक है। और हालांकि आपको मेरी पीडीएफ खोल करके आप देखोगे, पीडीएफ में यहाँ क्लियर आपको डिवाइडेशन मिलेगा। तो रेसों में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे नायलॉन 66 और टेरिलिन और रेयॉन। 3 रेसों का यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। और प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड और यहाँ हम पढ़ेंगे फिर पॉली स्टाइरिन और पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PAN। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पॉलीस्टाइरिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, PVC यहाँ देखेंगे और PAN के बारे में देखेंगे। और यहाँ एक और हम पढ़ेंगे
एक रेशा, एक प्लास्टिक और होता है, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, और यहाँ PAN हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और एक रेशा और आपके शायद सिलेबस में है, देख करके बता देंगे कौन सा है, ठीक है। और कृत्रिम रबड़ की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये ब्यूना S और ब्यूना, इनके बारे में हमें यहाँ स्टडी करना होता है। तो मेरा मानना है कि ये टेबल आपको यहाँ आपके PDF में मिल जाएगी, यहाँ हमें एक एक इनके बारे में स्टडी करना होता है। अब इसके याद करने से पहले, इन्हें पढ़ने से पहले यहाँ आपको कुछ वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, आपको किसी प्रकार की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे COOH वर्ड जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है अम्ल, और NH2 ग्रुप जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिले इसका मतलब होता है एमीन, या कई जगह एमाइड भी आपको मिल सकता है, एमाइड, इस तरीके से, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ग्रुप आपको मिलता है, जैसे ये CO है, ये होता है जैसे CH3 है, इसे हम मैथिल कहते हैं। इस तरीके से ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से ये जुड़े होते हैं, और इनको अगर ये संख्या में 2 जुड़े हुए हैं तो आपको डाई कहना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे संबंधित होगा, तब तक आप इसे याद कीजिए। जय हिंद।